अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ में आपका खुशामदीद है। इस्तकबाल है, प्रोग्राम है कश्मीर रिपोर्ट में। हूँ आपका मेज़बान इमरान नाइकू और सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। श्रीनगर में पीडीपी का सेंट्रल वर्कर्स कन्वेंशन। महबूबा मुफ्ती ने कहा, ये कन्वेंशन हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ यकजहती का पैगाम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पर महबूबा मुफ्ती की कड़ी तनकीद। कहा, इनकी रिवायत रही है रातों में मुलाकात करना। महबूबा मुफ्ती का कश्मीर के हालात पर सवाल। कहा, अगर हालात ठीक हैं तो फ़लस्तीन के हक में और वक्फ बिल के खिलाफ जुलूस की इजाज़त क्यों नहीं। पीडीपी लीडर वहीदुर रहमान पर्रा ने वक्फ तरमीमी बिल पर मरकजी सरकार को आड़े हाथों लिया। कहा, ज़ियारत हमारे ईमान और मजहब का हिस्सा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भी सख्त वार करते हुए पर्रा ने कहा, हमने बीजेपी के साथ अलायंस किया लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डील की। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 की आईनी हैसियत पर आज दूसरे दिन भी अहम समाअत जारी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने वक्फ जमीन के तनाजात, गैर मुस्लिमों की शमूलियत और दीगर शकों पर किए गए सवालात पर तफसीली जायजा लिया। नाज़रीन, कश्मीर रिपोर्ट में तफसीलात के साथ बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं श्रीनगर में आज पीडीपी की जानिब से मुनक्किद किए गए सेंट्रल वर्कर्स कन्वेंशन की, जहां पे आज पीडीपी के सीनियर लीडर्स, पीडीपी के कारकुनान ने शिरकत की। और इस दौरान आज न सिर्फ जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस वाली सरकार बल्कि मरकज़ी सरकार को भी पीडीपी के सीनियर लीडर्स, बिलखुसूस पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती ने आड़े हाथों लिया और उन पर सख्त तनकीद की। पीडीपी की जानिब से आज श्रीनगर में सेंट्रल वर्कर्स का कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें पार्टी के सीनियर लीडरान और कारकुनान की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस दौरान पार्टी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये कन्वेंशन हिंदुस्तान भर के मुसलमानों को पैगाम देने के लिए मुनक्किद किया गया है। अगरचे नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत ने आपका साथ नहीं दिया। महबूबा ने कहा कि कश्मीर के मुसलमान और सेक्युलर अवाम आपके साथ खड़े हैं। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के हालात पर तबसरा करते हुए कहा कि यहाँ फ़लस्तीन के हक में या वक्फ बिल के खिलाफ जुलूस निकालने की इजाज़त न मिलना हालात की हकीकत को जाहिर करता है। महबूबा मुफ्ती ने एएस दुलत की किताब में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मुतालिक इंकिशाफात पर भी कहा कि ये कोई नई बात नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की यही रिवायत रही कि वो रातों में बीजेपी से मुलाकात करते थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी को महबूबा मुफ्ती ने किस तरह से आड़े हाथों लिया, किस तरह से उन पर शदीद तनकीद की। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इरफान फाजिल की महबूबा मुफ्ती से खुसूसी गुफ्तगू। जब आप परसेंटेज निकालेंगे गुलाम शहबाज से बीबी हलीमा नरसिंह का किस किस को हम नाम ले, किस किस हसीयत का हम नाम, उनकी पोजीशन को कमजोर मत करो। अगर मुसलमान रहनुमाओं ने अपना किरदार अदा नहीं किया। नहीं, ये तो हमने जो वक्त अमेंडमेंट बिल पास हुआ और उसके हवाले से जम्मू कश्मीर की असेंबली में यहाँ की जो रूलिंग पार्टी है जिनके पास 50 एमएलए हैं, उन्होंने बिल्कुल खामोशी इख्तियार की। उमर साहब ने, फारूक साहब ने और जो पूरे मुल्क के मुसलमानों की उम्मीदें हमसे जुड़ी हुई थी, उनको कहीं ना कहीं दचका लगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज अपने वर्कर्स को बुला के पूरे मुल्क के मुसलमानों को हम ये मैसेज दें कि बेशक यहाँ की सरकार, उनके वजीर आला या फारूक साहब आपके साथ खड़े नहीं हुए। उन्होंने किरण रिजू के साथ टूलिप गार्डन में घूमना ज़्यादा मुनासिब समझा, मगर जहाँ तक जम्मू कश्मीर के लोगों का, मुसलमानों का सवाल है, वो आपके साथ खड़े हैं। हाउ डू यू स्टैंड दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जो कि अभी दुलत साहब के साथ साथ फारूक साहब की जो बात चल रही है किताब को लेकर, आर्टिकल 370 को लेकर? देखिए, मुझे कोई हैरानगी नहीं। आप जानते हैं कि दुलत साहब अब्दुल्ला फैमिली के बहुत नज़दीक रहे हैं, बड़े हमदर्द भी हैं। और जो आज उन्होंने बात कही, जो राज खोला, वो उन्होंने कोई फारूक साहब के खिलाफ बात नहीं की है, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया है।
दुलत साहब ने इससे पहले भी कहा कि भाई एनसी जो है बीजेपी के साथ भी जाने के लिए तैयार है। तो वो दिल्ली को मैसेज देना चाहते हैं दुलत साहब कि फारूक साहब के बगैर कोई लीडर नहीं, वो बोलते रहते हैं जम्मू कश्मीर में, और आप इसको भरोसा कर लीजिए, इसको अपने साथ ले लीजिए। इसीलिए दुलत साहब ने ऐसा राज खोला जो मेरे लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं, क्योंकि हमने देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस से 1947 से लेके जब इनको सूट किया हिंदुस्तान, कुर्सी मिली तो हिंदुस्तान के साथ, दिल्ली के साथ सुलह की। जब इनको लगा नहीं दिल्ली अब हमें कुर्सी छिन रही है, तो फिर कश्मीरियों को बताया। तो ये हमेशा कभी कश्मीरियों को इस्तेमाल करते हैं, कभी दिल्ली को इस्तेमाल करते हैं। मकसद ये है कि कुर्सी अपने पास रहनी चाहिए। और 87 में जो सबसे बड़ी मिसाल है कि इन्होंने इसी कुर्सी की खातिर इस तरह दानली की कि आज आपका यासीन मलिक दिल्ली जेल में है, आपके लाख नौजवान आपके कब्रों में सोए हुए हैं। तो मतलब ये कि आज भी इनकी कोशिश रही है, और ये पहली बार नहीं, अगर आपने याद होगा देवेंद्र रैना जो बहुत क्लोज रहे हैं, वो भी बड़ी फैमिली, एक तो पॉलिटिशियन थी, फैमिली के भी बहुत क्लोज थे। उन्होंने भी कई बार ये खुलासा किया कि जिस वक्त पीडीपी और बीजेपी की बातचीत चल रही थी, तो उस वक्त उमर साहब और देवेंद्र राणा कई बार जाके दिल्ली में बीजेपी लीडरशिप से मिले और उनको कहा कि हम बिला शर्त शुरूत आपको ऐसा सरकार बनाने के लिए तैयार, आप हमारे साथ सरकार बनाइए। तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई अनहोनी बात है कि फारूक साहब ने ये कह दिया कि मुझे एतमाद में क्यों नहीं लिया गया, मैं असेंबली के जरिए ये करवा सकता था, 370 को खत्म करवा सकता था। मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़े ताजुब करने की बात है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। हमने देखा कि आज रिलीजियस सेंटिमेंट्स, जज्बात को लेकर भी बात हुई, ग्रेवयार्ड्स को लेकर बात हुई, श्राइन्स को लेकर बात हुई। क्या आपको लगता है ये सीधा साधा अटैक है? देखिए, बात जब वक्फ की बात करते हैं तो ये वो जायदादें हैं, वो प्रॉपर्टीज हैं जो वक्फ इंस्टीट्यूशंस को मिली हुई है, अल्लाह ताला के नाम पे वक्फ की गई हैं। इसमें मस्जिदें, हमारी जियारतें हैं, हमारे मदरसे हैं, हमारी और दूसरी किस्म की प्रॉपर्टीज है। मेरे ख्याल में डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा जमीन अगर किसी के पास है तो वक्फ के पास है। तो इस तरह से एक अमेंडमेंट लाना और इसको बिल्कुल सरकार के हाथ में ले जाना है। और आपने शायद मेरे ख्याल में नतीजा देखा होगा, पिछले जब से वक्फ बिल पास हुआ है, हमारे कितने मदरसे गिराए गए, कितनी मस्जिदें गिराए गए जो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, किस तरह कब्रिस्तानों में दफन करने से भी लोगों को रोका जाता है, बहुत मुश्किल हो रही है। तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि ये मुसलमानों को फर्दर डिसएम्पावर, यानी उनको बे इख्तियार करने की ये कोशिश हो रही है। ये एक एसेट है। देखिए, जो हमने पिछले 6 महीने में देखा, इस सरकार को लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के वोट दिए थे। पीडीपी को भी रिजेक्ट किया, शायद इस वजह से कि ये बीजेपी के साथ गए, या इस वजह से कि पीडीपी टूटी फूटी पार्टी है, इनके लोग हमारे, आपको पता है बीजेपी ने पहले हमारी पार्टी को तोड़ दिया था, इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों ने चूज किया। मगर अगर आप पिछले 6 साल की कारकर्दगी, 6 महीने की कारकर्दगी देखिए, हम नहीं समझते हैं कोई जादू का चिराग है उमर साहब के हाथ में, मगर कुछ चीजें हैं। देखिए, गवर्नर रूल में और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पॉपुलर सरकार, इसमें कुछ तो फर्क होना चाहिए। लोग कुछ तो नरमी महसूस करनी चाहिए। वैसे ही रेट्स बढ़ रहे हैं, वैसे ही मुलाजिम को टर्मिनेट किया जा रहा है, वैसे ही हमारे नौजवान जेलों में बंद है। और जो उमर साहब कर सकते हैं, जो 3 बिल हमारे एमएलएज ने लाए, एक तो डेली वेजर्स को रेगुलराइज करने का, दूसरा जो ये जो सरकारी लैंड पे जो गरीब लोगों ने कुछ अपने घर बनाए उसको रेगुलराइज करने का, अल्कोहल की बिल लाई, या एमनेस्टी वन टाइम, क्योंकि कुछ के बिल जिसका 1500 बिल आना था 1500 नहीं दे सकता, उसके 40-40 हजार रुपए का बिल आया है। इसका नैरेटिव है स्टेटहुड, तो बीजेपी का नैरेटिव है। इसको कौन चला रहा है सबसे ज्यादा? उमर साहब। यानी वो कहते हैं सब कुछ भूल जाओ, ये जो हमारे लोग जेलों में बंद है, ये जो हमारे यहाँ छापे पड़ते हैं, ये जो हमारे मुलाजमों को निकाला जाता है, ये जो हमारे पासपोर्ट बंद होते हैं, ये जो यहाँ 24 घंटे मॉनिटरिंग होती, किसने क्या बोला, ये जो यहाँ इतनी सख्ती है, ये सब भूल जाओ। जो बीजेपी ने ऑलरेडी कहा है कि हम स्टेट देंगे, यानी पाँव काट के वो कहते हैं हम आपको बूट पहनने के लिए देंगे। अब मेरे हिसाब से तो ऐसा ही है। तो वो बीजेपी का नैरेटिव चला रहे हैं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का नैरेटिव नहीं होना चाहिए। स्टेटहुड बीजेपी तभी देगी जब उनका दिल करेगा। मगर इस तरह हमारा वजीर आला जिसके पास 50 एमएलए हैं, वो बीजेपी के नैरेटिव के ऊपर काम करे, वो हर चीज। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का श्रीनगर में सेंट्रल
ورکرز کنونشن سے خطاب۔ اس دوران انہوں نے نہ صرف نیشنل کانفرنس کی سرکار کو بلکہ وقف ترمیمی بل کو لے کر مرکزی سرکار کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ تاہم اس کنونشن کے دوران پی ڈی پی کے سینئر لیڈر اور ایم ایل اے پلوامہ وحید الرحمان پرہ بھی سامنے آئے اور انہوں نے نہ صرف مرکزی سرکار کو بلکہ یہاں نیشنل کانفرنس کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ کنونشن پی ڈی پی سینئر لیڈر اور ایم ایل اے پلوامہ وحید الرحمان پرہ نے آج سینٹرل ورکرز کنونشن سری نگر میں نیشنل کانفرنس اور بی جے پی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ پرہ نے کہا کہ وقف ایکٹ مسلمانوں کے ایمان اور مذہب پر حملہ ہے۔ وحید پرہ نے زیارت گاہوں کو مسلمانوں کے عقیدے اور بھائی چارے کی علامت قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان مقامات نے انسانیت، امن اور بھائی چارے کو زندہ رکھا ہے۔ پرہ نے کہا کہ یہ زیارت گاہیں ہمارے ایمان اور مذہب کا حصہ ہے اور کہا کہ آج ہم ہندوستان کے مسلمانوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کشمیری قوم باضمیر ہیں اور اپنے مذہبی مقامات کے تحفظ کے لیے کھڑے رہتے ہیں۔ نیشنل کانفرنس پر تنقید کرتے ہوئے وحید الرحمان پرہ نے کہا کہ پی ڈی پی نے بی جے پی کے ساتھ ایک سیاسی اتحاد کیا تھا، الائنس کیا تھا، لیکن نیشنل کانفرنس نے ڈیل کی۔ کنونشن سے وحید الرحمان پرہ کا خطاب۔ ووٹو خاطر کرن کی آج آمد یتھ مخدوم صاحب کی قبر ہی موجود، آج آمد یتھ شیخ العالمی زیارت موجود، آج کوشر مسلمان یہ جمع گومت اجمیر کے موجود، آج یہ نظام الدین اولیاء موجود ہے، جامع مسجد خاطر ہے۔ نیت صاف ات نیت صاف تمن مسلمان یہ آواز دن یم 24 کروڑ مسلمان ہندس مسلمان پر نظر دتھ تمن باسان مسلم میجارٹی سٹیٹ کوشرن ہند جنون، کوشرن ہند ضمیر، کوشرن ہند ایمانس پہ ٹیسٹ یہ سہ مسئلہ اس بل آئی ات من وسان دپان یس یہ زیارت سہل صٲبن یہ ات ہسا کرو ریشنلائز پراپرٹی ٹیکس ہسا وچو یہ ریئل اسٹیٹ مسئلہ کی یہ مسئلہ پوز زینو کی کور سیاست دارو غلط یہ پوز کور کی تنظیمو غلط قبضہ کورت پوسہ تلک تم لگک پنس دفترس تم لاجک پنس تنظیمس کن نفر کور غلط مگر آج فیصلہ وقف امینڈمنٹ بل یس امیک غرض کہ مسلمانن ہند مسجد مز کرے غیر مسلمان فیصلہ تہ مسلمان اگر نس درمس مز نسو کی اگر مے مندرس پہ فیصلہ کرنے اجازت کی اگر مے چرچس من فیصلہ کرنے کی اگر ے گردوار فیصلہ کرنے کی سانہ مسجد مز کرے غیر مسلمان فیصلہ تم مسلمان یم یتھ ملکس مز روز یم سات پارٹیشن گو یم چل تمو کیا کور کہہ کور تمو تر یم زیارت یم مسجد سون بزرگ روز یم زیارت یم مسجد موجود یم سات یتھ ملکس عین اس کی کانسٹیوشن اس کی ملک اس کی قانون اس کی 7 وری گئی ملکس آزاد گمتس یمن قبرن گمت 7 وری 100 وری یمو تو بھائی چارہ زندہ یمو تو انسانیت زندہ آج اگر نظام الدین اولیاء گھو تک ہین زیادہ مسلمانوں کھت غرض ون کہ یم زیارت پن اخ رول یہ سان ایمانک مسئلہ یہ سان مذہب مسئلہ 7 الائنس سہ تمو لچھن لکن جواب دن خاطر غرض دون ملکن کرنو کت بات دون کوشرن کرنو کت بات دون پرائم منسٹرن کرنو صلاح دون فوجن کرو صلاح سون بوے گوس نا اخوان تو ملٹر ناوس پہ مرن کی یہ گوس نا مجبر حاج پہ او جی ڈبلیو حاج پہ مرن کی اس کر ژور اس کر اس کر یمن سۭتۍ الائنس اس دوٚپ نریندر مودی ووت نواز شریفن گھر سہ تہنٛدِ الائنس تہنٛدِ ووٹ گین اس کر نریگاہس پہ سیاست کی اس کر سڑکن پہ کی جگموہنن کٔرمٕژ یہندِ کھۄتہٕ زیادٕ ڈیولپمنٹ منوج سنہاہن کٔرمٕژ یہندِ کھۄتہٕ زیادٕ ڈیولپمنٹ مگر کٔشیٖرِ ہُنٛد تعاون یُس چھُ لچھ لُکن ونکس سانہِ ماجہِ تہارس منٛز دربدر ونکس سون لڑکہ جوت پورس مز دربدر 50 ڈگری من نوجوان پان 50 ڈگری مز یاد تہد تھون اس تہد ووٹ سہ تر مفتی صاحب دپن کشرن ہند مسائل سابق را چیف اے ایس دلت کی کتاب میں نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ سے متعلق انکشافات پر پی ڈی پی لیڈر التجا مفتی نے آج ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نیشنل کانفرنس کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ التجا مفتی نے نہ صرف ڈاکٹر فاروق عبداللہ پر شدید تنقید کی بلکہ انہوں نے کئی سارے سوالات نیشنل کانفرنس کی حکومت پر بھی اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کی ہمیشہ یہی پرمپرا، یہی روایت رہی ہے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرنا۔ التجا مفتی کی سری نگر میں میڈیا نمائندوں سے گفتگو۔
सकते हैं। कश्मीर में सब लोग जानते हैं कि दुल्लत साहब का रिलेशनशिप जो अब्दुल्ला के साथ रहा है, ही इज बिन वेरी क्लोज, वो एक फैमिली मेंबर जैसे हैं। अब देखिए उनसे जो बात निकल गई है उसमें क्या है, उनने ये कहा है कि जो फारूक साहब है प्राइवेटली वो सपोर्ट कर रहे थे कि एब्रोगेशन होना चाहिए। उनको इस चीज का दुख था, अफसोस था कि बीजेपी इंडियन सरकार ने उनको ऑन बोर्ड नहीं लाया। तो कहीं ना कहीं हमने देखा है हमेशा जब भी जम्मू कश्मीर में धोखा दिया यहाँ के लोगों को, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमात ने उस चीज को लेजिटिमाइज किया। तो वैसे ही वी आर नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल। और दुल्लत साहब जो बोल रहे हैं वो सच्चाई है, क्योंकि दुल्लत साहब इनके साथ बहुत क्लोज हैं। आपने खुद भी देखा होगा विजुअल्स, हाल ही में अक्टूबर में वो आए स्वेरिंग इन के लिए। तो इट्स वेरी सैड, क्योंकि एनसी ऐसी जमात है जिनमें इतना दोगलापन है। जब उनने यहाँ वोट मांगे तो किस बेसिस पे मांगे? लोगों को बोला कि हम 370 बहाल करेंगे, जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस लाएंगे, जबकि सच्चाई ये है कि दे सपोर्टेड द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। तभी फारूक साहब पार्लियामेंट में नहीं गए, उनको पता था अगर वो पार्लियामेंट जाएंगे तो उनको रेजिस्ट करना पड़ेगा। तो वी ऑलवेज नोन कि जब भी यहाँ की जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ धोखा हुआ है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसको नॉर्मलाइज किया, उस पर वाइट वॉश किया। तो आज भी वो वही कर रहे हैं, वरना उनकी 50 सीटें क्यों आई? अनऑफिशियली तो उनकी बीजेपी के साथ ऑलरेडी अलायंस चल रही है, एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है उनकी बीजेपी के साथ। कोर्ट ने शायद ये भी बोला कि आप जैसे हिंदू जैसे टेम्पल्स में आप चाहेंगे, विल यू बी कंफर्टेबल इफ वी इंस्टीट्यूट मुस्लिम मेंबर्स इन द बोर्ड? So vice versa. So we have high hopes from the judiciary. After all, judiciary ही हमारा last recourse है। कहीं ना कहीं हमें judiciary के दरवाजे ही खटखटाने पड़ेंगे। And as Kashmiri Muslims, I think we will also have to protest, because जो इंडिया में पूरे मुल्क में अभी मुस्लिम्स हैं, they are looking at Kashmiri Muslims. They are also looking at the government here. The government, NC government, might have let the Muslims of India down, but as Kashmiri Muslims, we are not going to let our fellow Muslims down. We are going to peacefully protest against this Waqf Act, which is to disempower Muslims. And it's वक्फ एक्ट 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई दरख्वास्तों पर आज दूसरे दिन भी समाअत का सिलसिला जारी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आज वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 की आईनी हैसियत को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों पर समाअत कर रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना की सरबराही में 3 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन शामिल है, दोपहर 2 बजे केस की कार्रवाई को आज शुरू किया और उन्होंने इन कानून के अहम नुकात का जायज़ा लिया। गुज़िश्ता समाअत में अदालत ने 3 अहम मसाइल पर तवज्जो दी थी, जिसमें सेंट्रल वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिम अरकान की शमूलियत और कलेक्टर्स के इख्तियारात, वक्फ जायदाद के हवाले से साबिका अदालती फैसलों के तहत वक्फ बाय यूज़र्स जायदादों की कानूनी हैसियत। अदालत ने तजवीज़ पेश की थी कि अदालती फैसलों के तहत वक्फ बाय यूज़र्स के तौर पर तस्लीम शुदा जायदादों को अदालत की समाअत के दौरान कालादम करार न दिया जाए। तहम मरकज़ी हुकूमत ने इस फैसले पर फौरी तौर पर एतराज़ करते हुए मज़ीद समाअत की दरख्वास्त की। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने हुकूमत से ये भी सवाल किया था कि वक्फ बाय यूज़र्स को कैसे खारिज किया जा सकता है, जबकि इसका तस्वुर तवील मुद्दत से तस्लीम शुदा है और ऐसे वक्फ जायदादों के पास हमेशा दस्तावेज़ात मौजूद हैं। वक्फ एक्ट के खिलाफ कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जमीयत उलमाए हिंद, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, DMK और दीगर अपोजिशन जमातों समेत मुख्तलिफ मजहबी तंजीमों और गैर सरकारी तंजीमों ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की है, जिन्होंने इस कानून को गैर कानूनी, गैर आईनी करार दिया है। अदालत उज़्मा आज इस मामले पर फरीकीन के दलाइल सुन रही है और उम्मीद की जा रही है कि दलाइल के बाद अहम अहकामात जारी करने पर गौर कर सकती है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता रोज़ से कई मकामात पर बारिशें हुई, कहीं तेज़ हवाएं चली और कहीं आसमानी बिजली गिरने की इतलात मौसूल हुई है। इस दौरान जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता रोज़ दोपहर से मूसलाधार बारिशों और कहीं तेज़ हवाओं के साथ गरज चमक का सिलसिला जारी रहा, जिसके दौरान आसमानी बिजली, दरख्तों के गिरने और दीगर हादसात की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में जानी व माली नुकसान हुआ। इस दौरान महकमा मौसमियात ने मज़ीद पेशन गोई की है कि बेशतर इलाकों में हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिशें और पहाड़ी इलाकों में दरमियानी दर्जे की बर्फबारी के इम्कानात है। महकमा मौसमियात के सरबराह डॉक्टर मुख्तार की गुलिस्तान न्यूज़ से मौसम के अहवाल पर गुफ्तगू। बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी खासकर टुवर्ड्स इवनिंग कुछ एक जगहों पे लाइट रेन और
थंडर शावर, थंडर एक्टिविटी, कुछ एक जगहों पे थोड़ा गस्टी विंड्स चलने के चांसेस हैं, लेकिन इतना ज़्यादा इंटेंस नहीं होगा जितना कल था। और कमिंग डेज़ में खासकर 18 से जो है फ्रेश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है अप्रोच कर रहा है, जिसके कारण वाइड स्प्रेड बारिशें होंगी पूरे मैदानी इलाकों में। और 19 को खासकर 18 को नॉर्थ कश्मीर के अंदर जो है मॉडरेट टू हैवी बारिशों के चांसेस हैं। फिर 19 को जो है मॉडरेट टू हैवी बारिशें खासकर साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर और इसी तरह जम्मू डिवीज़न के रामबन, डिस्ट्रिक्ट डोडा, किश्तवाड़ और उधमपुर, या इन सारे जगहों पे मॉडरेट टू हैवी बारिशों के चांसेस हैं। और ये एक्टिविटी जो है खासकर 20 शाम तक रहने के चांसेस हैं। और कुछ एक पहाड़ी इलाकों में जो है मॉडरेट स्नोफॉल के चांसेस हैं, लगभग 5-6 इंच से लेकर 8-10 इंच तक की भी बर्फबारी हो सकती है और रह सकती है खासकर 18, 19, 20 के बीच में। फिर 21 ऑनवर्ड्स, 21 ऑनवर्ड्स 21 को भी कुछ एक जगहों पे हल्की फुल्की बूंदाबांदी के चांसेस हैं, थोड़ा सा थंडर एक्टिविटी के भी चांसेस हैं। तो 22 से जो है ओवरऑल वेदर जो है ड्राई हो सकता है लगभग 28 अप्रैल तक। तो फिलहाल एक मेजर वेट स्पेल के चांसेस हैं 18 से लेकर लगभग 20 शाम तक। और इस बीच जो है लैंडस्लाइड के चांसेस हैं, शूटिंग स्टोन्स के चांसेस हैं, मड स्लाइड्स के चांसेस हैं वल्नरेबल प्लेसेस पे। और इसी तरह कुछ एक जगहों के अंदर जो है आपका नदी नालों के अंदर थोड़ा सा वाटर लेवल भी राइज होगा, जो लोकल नदी नाले हैं। और उसके साथ साथ जो फार्मर्स हैं वो फ़िलहाल 18, 19, 20 को किसी भी किस्म का दवा पाशी का काम हो, हार्वेस्टिंग का काम हो या इरिगेशन का काम हो, ये सारी चीज़ें जो है मुलतवी कर सकते हैं। तो 18, 19, 20 के बीच में एक मेजर वेट स्पेल के चांसेस हैं। टूरिस्ट के लिए क्या एडवाइजर है? टूरिस्ट के लिए देखो बारिशें होती हैं, कल भी एक बोट कैप्साइजिंग का एक ये इंसिडेंट हुआ डल लेक के अंदर, या बाकी जो वाटर बॉडीज हैं कमिंग डेज में भी आपका गस्टी विंड्स चलने के चांस हैं, काफ़ी तेज़ हवाएं और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग से भी डेथ्स होते हैं। कल भी एक शख्स की डेथ हुई फार्मर की। और इसी तरह कमिंग डेज में भी थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग जो है काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट टू सीवियर होने के चांसेस हैं। तो खासकर जो पहाड़ी इलाकों के अंदर लोग रहते हैं या खुले। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने आज शुमाली कश्मीर ज़िला कुपवारा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर जियान यत्तू ने आज शुमाली कश्मीर ज़िला कुपवारा के जहां मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, वहीं उन्होंने हंदवारा के बहनीपुरा राजवार हायर सेकेंडरी स्कूल में मेगा शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह भी किया। जम्मू कश्मीर सोशल फॉरेस्ट्री महकमे के इश्तराक से मुनक़िदा इस मुहिम में तलबा, असातिज़ा, सिविल सोसाइटी के अरकान और हुकूमती ओहदेदारान ने शिरकत की। इस दौरान डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने मज़कूरा स्कूल की ज़रूरियात के हवाले से मकामी लोगों के मुतालबात को पूरा करने की यकीन दहानी कराई और नए तामीर शुदा क्लास रूम की जल्द तकमील का वादा किया। इस दौरान कई टीचर्स और मकामी लोगों ने गुलिस्तान न्यूज़ से बात भी की और साथ साथ डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, देखते हैं। खुशकिस्मती की बात यह है प्लांटेशन ड्राइव का प्रोग्राम जो एक सवाब भी है, सदका जारिया भी है, और हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि डायरेक्टर साहब अपने हाथों से यहाँ पर चिनार का दरख्त लगाएंगे और एक सदका जारिया का काम करेंगे। उनके साथ कोऑर्डिनेशन है गुलाम सुल्तान गिलानी साहब, जो आप जानते हैं, उन्होंने हमें रेंजर साहब ने, बाकी जो डिपार्टमेंट है, हमारी मदद की, हमें पेड़ दिए। हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि वक्त पर उन्होंने हमें पेड़ दिए और एक प्लांटेशन ड्राइव कामयाब करने के लिए उन्हें हमें भरपूर ताउन दिया। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि कुपवारा एक बहुत दूर दराज इलाका है, एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन जिस तरीके से हमारे यहाँ बच्चों में जो है काबिलियत है और यहाँ के टीचर्स में काबिलियत है और जोश है कि हम पेन के लिए और हम सोसाइटी के लिए कुछ करें, मुझे लगता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक बहुत बड़ी कामयाबी है। आज यहाँ हमने बहनीपुरा में जो मेगा प्लांटेशन ड्राइव रखा था, उसमें मैं देख रहा हूँ सिविल सोसाइटी की तरफ से या बच्चों की तरफ से या बाकी जो लाइन डिपार्टमेंट है, सोशल वेलफेयर की, सोशल फंड्स की तरफ से जो भरपूर जो है उसका सपोर्ट किया गया और जो उसमें जोश खरोश के साथ जो हमने पार्टिसिपेट किया, ये मुझे लगता है एक बहुत ही सराहनीय कदम है और एक बड़ा ही एनकरेजिंग है। यहाँ सिविल सोसाइटी की तरफ से और बच्चों की तरफ से स्कूल के हवाले से कुछ डिमांड्स आई है। मैंने सीओ साहब को, जॉइंट डायरेक्टर साहब को बताया कि हम उसको प्रायोरिटी पे लेंगे और जो जो प्रायोरिटाइज होकर के फेज वन में हम पॉसिबल कर। नाज़रीन, आज के कश्मीर रिपोर्ट में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों, तज़ियों, तबसरों और अपडेट्स के लिए देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़ और साथ ही हमारी वेबसाइट www.gulistannews.com को विज़िट करें। वहाँ से आप अपडेट्स हासिल कर सकते हैं और फॉलो करें हमारे ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स। अपने मेज़बान इमरान नाइकू को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।